हाँ, तो लास्ट टर्न पे अपनी जो बात हुई थी, हम हेलो एल्केन से हेलो एरीन से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। हाँ, कुछ लोगों ने थोड़ा इससे आगे पढ़ लिया है। अभी अपन कवर कर लेंगे, बराबर आ जाएंगे, क्योंकि दूसरा बैच भी मिक्स हुआ है ना इसमें। तो दूसरा बैच मिक्स हुआ है तो एक बार रिवीजन हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा बातें आ जाएंगी, एक बार सुन लो, है ना, सारी बातें। कोई इशू नहीं उसमें। देखो, हेलोजन कंटेनिंग में अब ये बातें बताने की नहीं है कि चार टाइप का हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इस तरीके से नाम बोलते हैं। क्लासिफिकेशन में यदि बात करें तो जब हम डिसाइड करते हैं, जितने भी स्टेटमेंट बोलते हैं हम इस तरीके से बोलते हैं: प्राइमरी आरएक्स, सेकेंडरी आरएक्स, टर्शरी आरएक्स, इस तरीके से। और इनको बोलने का तरीका ये है, लॉजिक ये है कि when halogen is present at primary carbon, then that is primary alkyl halide. Halogen is present at secondary carbon, that is secondary alkyl halide. Or if halogen is present at tertiary carbon, that is tertiary alkyl halide. Right? अब यदि इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे बात करें, ये तो नॉर्मल हेलाइड है। देखो, हमें इस टॉपिक में जो कवर करना है, कितना कवर करना है, तो यदि तुमने पहले पढ़ रखा है तो मोनोहेलाइड हमें पढ़ना होता है, हमें डाईहेलाइड पढ़ना होता है, हमें ट्राईहेलाइड में हेलोफॉर्म पढ़ना होता है, और हमें टेट्राहेलाइड के बाद एरल हेलाइड पढ़ना होता है। ठीक है ना। हमें इतने अलग अलग हेडिंग इस टॉपिक में पढ़ने होते हैं। तो यदि अपन स्टार्ट करें तो सबसे पहले अपन लेके आ रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में यदि बात करें तो सबसे पहला प्रिपरेशन था जो हमने एल्कीन में देखा, एडिशन ऑफ एच एक्स। एडिशन ऑफ एच एक्स में याद करो, हमने मार्कोनिकॉफ से एडिशन एंड एंटी मार्कोनिकॉफ से एडिशन पढ़ा होगा। और मार्कोनिकॉफ एडिशन ये बोलता था कि कम हाइड्रोजन वाले कम हाइड्रोजन वाले डबली बॉन्डेड कार्बन पे नेगेटिव पार्ट लगाते हैं, और एंटी मार्कोनिकॉफ में हम उल्टा करते हैं। थोड़ा मैकेनिज्म बेस्ड यदि बात करें तो जहां मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है वहां पे मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, और ये एंटी मार्कोनिकॉफ का फ्री रेडिकल होता है। अच्छा, एच में केवल HBr है जो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करता है। फिलहाल इन जनरल की बात करें तो डबल बॉन्ड पे जब एच का एडिशन होगा तो जो बनेगा वो एक कार्बन पर H और एक पे X आ जाएगा, मतलब एल्काइल हैलाइड बनेगा। ठीक। सेकेंड यदि अपन बात करें तो सेकेंड प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्किन। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, हालांकि हमने एल्किन वाला टॉपिक पढ़ लिया, लेकिन फिर भी प्रिपरेशन तो है ही। और एल्किन में क्या करते थे, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है। और फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन में जब हम हीट करते हैं तो H को हेलोजन सब्सटीट्यूट कर देगा, ऐसा। अच्छा, रिएक्टिविटी ऑफ H जब हमने बोला था तो हमने बोला था टर्शरी H, फिर हमने बोला था सेकेंडरी H, फिर हमने बोला था प्राइमरी H। इसका बहुत बड़ा ऑर्डर हमने बोला था। सबसे पहले बेंजाइलिक H हटेगा, बेंजाइलिक H के बाद एलाइलिक H हटेगा, एलाइलिक H के बाद टर्शरी H, फिर सेकेंडरी H, फिर प्राइमरी H, फिर मिथाइलिक H, फिर विनाइलिक, और लास्ट में आता है फिनाइलिक H। ठीक है ना। फिर उसके और आगे बात करें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में, तो थर्ड प्रिपरेशन ये तुम्हें ना लगेगा, फ्रॉम एल्कोहल्स। फ्रॉम एल्कोहल्स। अब एल्कोहल से बात करें तो ROH ये एल्कोहल हो गया। इसके चार रिएजेंट हम बताने वाले हैं। पहला, इसका रिएक्शन तुम HX से करो, इसका रिएक्शन तुम SOCl2 से करो, इसका रिएक्शन तुम PCl3 या PX3 लिख देते हैं, PX3 से करो, या इसका रिएक्शन तुम PCl5 से करो। इन चारों में तुम्हें क्या करना होगा, देखो मैकेनिज्म बेस्ड नहीं जाना चाह रहे, इन चारों का काम क्या है, OH हटाओ, OH हटाओ, और वहां पे क्या लगाओ, हेलोजन लगाओ, वहां पे हेलोजन लगाओ। और यदि ऐसा करोगे तो जो OH हटा के यदि हेलोजन लगाओगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो बन जाएगा वो क्या बनेगा, वो RX बन जाएगा, सिंपल सा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यदि बात करें अपन तो इसमें इंपॉर्टेंट होता है SOCl2। SOCl2 पहली जरूरी बात, ये बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ RCl फ्रॉम ROH। ये ध्यान रखना, फ्रॉम ROH। इन चारों में जब कंपेयर करेंगे, इन चारों में जब कंपेयर करेंगे तब बेस्ट कौन सा रहेगा, SOCl2। इसका रीजन क्या है कि जब हम ROH का प्रोडक्ट बनाते हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो RCl बनेगा, HCl बनेगा और SO2 बनेगा, जब हम SOCl2 से रिएक्शन करते हैं तब। तो ये जो HCl और SO2 बनेगा ना, ये गैसियस फॉर्म में बनता है। और गैसियस फॉर्म में बनने का मतलब कि उनको सेपरेट करने का टेंशन नहीं रहेगा। और यदि सेपरेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इसका मतलब जो RCl मिलेगा वो प्योरेस्ट फॉर्म में मिलेगा, उसमें कोई इंप्योरिटी नहीं रहेगा, इसलिए बेस्ट मेथड है। दूसरी बात, ऑल्सो नेम्ड एज डार्जेंस प्रोसेस। डार्जेंस प्रोसेस भी यही है।
ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, एसोसिएल टू बेस्ट प्रिपरेशन है, इसलिए क्वेश्चन में ज्यादा ये यूज होता है। बाकी सब में हम बोल चुके हैं तुम्हें कि OH हटा के तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, तुम्हें हेलोजन लगाना पड़ेगा। ये मोनोहेलाइड का प्रिपरेशन है। और यदि प्रिपरेशंस में यदि अपन बात करें तो जरा और प्रिपरेशन पे आते हैं। जरा रुको, मैं और स्पेस बना लूं लिखने के लिए जरा। हाँ, इधर। फिर नेक्स्ट प्रिपरेशन जो ला रहे हैं, नेक्स्ट प्रिपरेशन था, तुमने एनसीईआरटी में भी था, ये इंपॉर्टेंट है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड्स। और इसमें क्या करते हैं, एल्काइल हेलाइड यूज करते हैं, और यहाँ पे हेलोजन क्लोरीन या ब्रोमीन होता है। इसका रिएक्शन हम कराते हैं NaI एसीटोन से। NaI एसीटोन से जब इसका रिएक्शन कराते हैं, हीट करते हैं, तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हेलोजन को आयोडीन I- सब्स्टिट्यूट कर देगा, और जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, Ri बन जाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी SN1 SN2 की बात करेंगे, इसका मैकेनिज्म हम SN2 बोलेंगे। अभी यदि नहीं आइडिया है तो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। ठीक, बस तुम्हें याद रखना पड़ता है। देखो, मैंने पहले ही बोला है कि अब हमें जो सब्जेक्ट है वो कैसे पढ़ना पड़ेगा। सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए हमें शॉर्ट नोट्स बना लेना चाहिए। शॉर्ट नोट्स बनाने का मतलब, रिएक्शन का नाम, रिएक्टेंट, रिएजेंट, और बस प्रोडक्ट हमें याद होना चाहिए, मैकेनिज्म बिल्कुल काम नहीं आते। फिर इसके जैसे और बात करें तो एक और रिएक्शन होता है स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड्स। यहाँ पर RX लो, और हेलोजन की जगह तुम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ले लो। इसका रिएक्शन तुम किसी भी ऐसे कंपाउंड से कराओ जो F- का सोर्स है। अब वो AgF हो सकता है, वो HgF2 हो सकता है, वो Hg2F2 हो सकता है, वो तुम कोई भी F- वाला कंपाउंड ले सकते हो। F- क्या करेगा, X को सब्सटीट्यूट कर देगा, और यहाँ पे जो बनेगा RF बनेगा। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है ये तरीका, क्योंकि एल्केन में, बेंजीन में, हर जगह पर ये बोलते हैं डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम हमेशा इस तरीके से आयनिक मैकेनिज्म से फ्लोरिनेशन करते हैं। ठीक, तो ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है फॉर मोनोहेलाइड। अब यदि हम डाइहेलाइड के लिए बात करें कि डाइहेलाइड में प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो सिमिलर प्रिपरेशंस डाइहेलाइड में यूज होता है। कहने का मतलब, जैसे भाई मैंने इस वाले में, एल्कोहल वाले में मैंने क्या बोला, OH को हटा के तुम्हें हेलोजन लगाना है। तो तुम ऐसा कंपाउंड लो जिसमें दो OH प्रेजेंट रहे। दो OH प्रेजेंट रहेगा, फिर इन चार में से किसी भी रिएजेंट का रिएक्शन कराना, तो क्या हो जाएगा, दोनों OH हट के दोनों हेलोजन आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, डाइहेलाइड भी बना सकते हैं। तो फिर डाइहेलाइड का प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर अपन कुछ इंपॉर्टेंट पे आते हैं। चलो आ जाओ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इसको इरेज करके अब हम लेके आते हैं ट्राइहेलाइड्स। अब यदि मैं ट्राइहेलाइड में पढ़ूं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनना। ट्राइहेलाइड का मतलब है हेलोफॉर्म। हम केवल प्रिपरेशन देख रहे हैं अभी। ट्राइहेलाइड्स में हमें जो प्रिपरेशन में देखना है वो है हेलोफॉर्म्स के लिए। हेलोफॉर्म्स का मतलब है CH3 बनाएंगे, और ये सारे चारों टाइप के होते हैं। फ्लोरोफॉर्म भी मिलेगा तुम्हें, तुम्हें क्लोरोफॉर्म भी मिलेगा, ब्रोमोफॉर्म भी मिलेगा, और तुम्हें आयोडोफॉर्म भी मिलेगा। तो इसमें जो रिलेटेड है, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेके आते हैं वो है हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंफर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं, टॉप 10 का रिएक्शन मान लो। ये जरा ध्यान से पढ़ना। हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी बात, ग्रुप्स रिक्वायर्ड। यदि तुम्हारे पास ना लिखे हो तो ये एक पेज पे जरूर लिख लेना। हेलोफॉर्म रिएक्शन होने के लिए कुछ ग्रुप्स का होना जरूरी है। कौन से ग्रुप का होना जरूरी है, तो स्टैंडर्ड ग्रुप होता है एसिटाइल ग्रुप। ये वाले ग्रुप का होना जरूरी है। इस ग्रुप का नाम मैं क्या बोल रहा हूँ, एसिटाइल ग्रुप का होना जरूरी है। ठीक, फिर स्टेटमेंट ये बोलता है या तो एसिटाइल ग्रुप रहे या कोई ऐसा ग्रुप रहे विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल ग्रुप वेरी इजीली। मतलब इसके अलावा यदि कोई ग्रुप चल सकता है, काम चल जाएगा, तो यहाँ पर ये वाला भी चल जाएगा काम। अच्छा, एक बात और, ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये H पे ध्यान देना भूल जाते हैं लोग। इस H का होना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। यदि ये H नहीं रहेगा तो उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, और यदि ऑक्सीडेशन नहीं हुआ तो वो कभी भी कार्बोनाइल में कन्वर्ट नहीं होगा। मतलब ऑब्जेक्टिव में इस H पे ध्यान रहना जरूरी है। क्लियर है, इस H का ध्यान रखना। फिर इसके अलावा और कोई ग्रुप होता है, हाँ, एक ये वाला ग्रुप भी होता है यहाँ पर हेलोजन, और यहाँ पर भी ये वाला H इंपॉर्टेंट है। ऐसा केवल एक और ग्रुप है जो डाइहेलाइड वाला होता है, ये वाला। ऐसा ये चार ग्रुप रहेंगे ना तो हेलोफॉर्म रिएक्शन होगा। देखो, सबसे कॉमन ऑब्जेक्टिव तो यही मिलेगा कि
ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाए कि कौन हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा, कौन हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो हम कैसे क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, हम क्वेश्चन को इस तरीके से ट्राई करते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन चार में से कोई ना कोई ग्रुप ढूंढना पड़ेगा। यदि वो ग्रुप रहेगा तो हम क्या करेंगे, हम समझ जाएंगे कि वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। अब यदि मुझे कैसे ये प्रोडक्ट बनाएगा यदि मैं बात करूं, तो जरा एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, रुको एक। मैं क्या करूं, मुझे करना ये होगा कि ये जो CH3 है ना, ये वाला जो कॉर्नर वाला CH3 है, मुझे हर कंपाउंड में इस वाले CH3 को यहाँ से ब्रेक करना पड़ेगा ऐसे। अच्छा, CH3 को ब्रेक करूंगा, इसका मतलब इस साइड जितने कार्बन है, एक कार्बन रहेगा वो अलग हो जाएगा, और इस साइड कितने कार्बन रहेंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको कंपाउंड बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कंपाउंड बना लिया ऐसे, पूरा फ्री वैलेंसी की जगह मैंने ग्रुप लिख लिया ऐसे। अब इस साइड कार्बन कितना बचा है, इस साइड एक R बचा है और एक कार्बन बचा है ऐसे। अब यदि तुम्हें प्रोडक्ट बनाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ का जो रिएजेंट रहेगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये इस यही तो है जिसको देख के तुम पहचानोगे, हेलोजन प्लस बेस। ऐसा यदि लिखा रहेगा तो समझ जाना इन ग्रुप्स के साथ ये लिखा मतलब हेलोफॉर्म रिएक्शन है। तो मुझे ये वाला जो हेलोजन दिया रहेगा ना, उस हेलोजन से बिना दिमाग लगाए मुझे यहाँ पे CHX3 बनाना है। और यहाँ पे ये ध्यान रहे, यहाँ पर एसिड नहीं, एसिड का सॉल्ट बनाते हैं। यहाँ पे क्या बनाते हैं, सॉल्ट ऑफ एसिड। और जब भी ये ऑब्जेक्टिव आज तक आया है, एक ऑप्शन में तुम्हें मिलेगा क्या, एसिड वाला, और एक ऑप्शन तुम्हें मिलेगा सॉल्ट ऑफ एसिड वाला। और तुम हमेशा कौन सा टिक करके आने वाले हो, सॉल्ट ऑफ एसिड टिक करके आने वाले हो। सबसे कॉमन ऑब्जेक्टिव यदि बात करें, देखो क्वेश्चन में ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। जैसे मान लो मैंने ये लिखा, मैंने ये लिखा, और यहाँ पे सपोज मैंने Cl2NaOH लिखा, बहुत कॉमन ऑब्जेक्टिव है ये। अब देखना, ये एसिड में कन्वर्जन भी हो सकता है और ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो मुझे क्या करना है, ग्रुप के साइड वाला CH3 कट करना है। और यदि ऐसा करूंगा तो एक कार्बन से मुझे मालूम है क्लोरीन है, तो CHCl3 बनाना है। रिमेनिंग कार्बन कितना है, 3। और यदि 3 कार्बन रिमेनिंग है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये माइनस लगा दूंगा, काम हो जाएगा। ये आंसर है, ये आंसर हो गया। अब देखो, ये एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है कि ये जो सॉल्ट ऑफ एसिड बना है, इस पे यदि मैं H+ अप्लाई करूंगा तो मैं एसिड कन्वर्ट कर सकता हूँ, यदि मैं H+ अप्लाई करूंगा तो। लेकिन हाँ, मैं क्लियर बोल दूं, ये एक्स्ट्रा है, ये एप्लीकेशन है। हेलोफॉर्म रिएक्शन का प्रोडक्ट तो सॉल्ट ऑफ एसिड और हेलोफॉर्म ही बनेगा, ठीक। अच्छा, एक बात और, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में कैसे यूज होता है ये बात, हेलो हेलोफॉर्म टेस्ट है। तो देखो, यदि मैंने ये वाला कंपाउंड लिया और मैंने एक कंपाउंड लिया CH3CHO, या मैंने एक एल्कोहल लिया, मान लो मैंने CH3OH लिया, और मैंने लिया CH3CH2OH, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। इनको यदि मुझे डिस्टिंग्विश करना है, यदि मुझे इनको डिस्टिंग्विश करना है, तो क्या करना पड़ेगा, यूज हेलोफॉर्म टेस्ट। हेलोफॉर्म टेस्ट, देखो डिस्टिंग्विश करने का लॉजिक ये होता है कि एक कंपाउंड रिएक्ट करे और एक कंपाउंड रिएक्ट ना करे। अब यदि मैं हेलोफॉर्म रिएक्शन की बात करूं, तो ये वाला कंपाउंड तो हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, ये वाला कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता। इसमें ये वाला कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, ये नहीं देगा। अच्छा, ये मुझे कैसे मालूम चल रहा है कि हेलोफॉर्म देगा ये नहीं देगा, अभी तो मैंने लिखा ना। यदि ग्रुप से रिक्वायर्ड में मैच करूंगा, मुझे रिक्वायर्ड ग्रुप दिख जाता है, तो मैं समझ जाऊंगा कि कौन सा कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा, कौन सा हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये ध्यान रखना, ये 4 ग्रुप्स का होना जरूरी है। रिएजेंट पहचान में आएगा तभी तुम आंसर बनाओगे, यदि तुम्हें रिएक्शन पहचान में ही नहीं आया तो तुम प्रोडक्ट ये क्यों बनाओगे। तो सबसे ज्यादा ध्यान इसी बात पे देते हैं कि हम रिएक्शन को, क्वेश्चन को पहचानेंगे कैसे। क्लियर है ये बात, ठीक। तो फिर हम और प्रिपरेशन पे आते हैं। अगला प्रिपरेशन, अभी केवल प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन हम ला रहे हैं किसका, एराइल हैलाइड का। एराइल हैलाइड्स का पहला प्रिपरेशन तो बेंजीन में हम पहले ही बता चुके हैं तुम्हें, डायरेक्ट हेलोजनेशन बोलते हैं। इसमें क्या करो, इसमें हेलोजन प्लस कोई भी लिविस एसिड ले लो, तो ARSE रिएक्शन होता है, ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे हेलोजन लग जाएगा। ये बेंजीन में बात हो चुकी है। हमें सेकेंड प्रिपरेशन में बड़ा इंटरेस्ट ये है, सेंट मेयर रिएक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट, नीट में आ चुका है ये, है ना, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से, है इजी। देखो मैंने तुम्हें पहले भी बोला है, पहले एक बार बात हुई है बेंजीन के टाइम पे, जो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट होते हैं, दे आर हाईली अनस्टेबल। थोड़ा भी यदि हम उनको हीट करते हैं, तो चूंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो निकल जाएगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किस पे आ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, बेंजीन।
अब इस बेंजीन के प्लस पे मैं किसी भी माइनस का रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे प्रोडक्ट अपने आप बन जाएगा। तो सैंडमेयर की यदि मैं बात करूं तो सैंडमेयर ने यहाँ पे लिया था CuCl। CuCl लिया तो यहाँ पे क्या बनाया, इन्होंने बनाया क्लोरोबेंजीन। यदि यहाँ पे CuBr लिया गया तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा ब्रोमोबेंजीन। अब जरा ध्यान से सुनना, देखो एनसीईआरटी हम मिस नहीं कर सकते, एनसीईआरटी में लिखा है, एनसीईआरटी में KI का यूज हुआ है और आयोडोबेंजीन बना है, इसको भी उन्होंने सैंडमेयर में ही लिखा हुआ है, तो ध्यान तो तुम्हें रखना पड़ेगा। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें, देखो तो यदि मैं मान लूं मैं यहाँ पर H2O लूंगा कल को तो क्या बनेगा, माइनस वाला पार्ट लगेगा, फिनॉल बनेगा। यदि मैं यहाँ पे KCN लूंगा तो CN माइनस लगेगा। ये उसके एक्स्ट्रा वेरिएशन है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा वेरिएशन है ये। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सेंड में रिएक्शन कॉमन ऑब्जेक्टिव होते हैं, नीट में आ चुका है एक बार, तो ये मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि डायज़ोनियम में क्या करूँ, हीट करते हैं तो बेंजीन पे प्लस आ जाता है, और एक बार बेंजीन पे प्लस आ गया तो फिर किसी ना किसी माइनस से जोड़ के मुझे प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, और ये कॉमन सेंस है कि प्लस माइनस से जुड़ता है, राइट। अच्छा एक और बात, फिर अलग अलग नेम रिएक्शन है, हालांकि नाम तो कभी यूज नहीं हुआ। यहाँ पे तुम क्या करो, NaBF4 ले लो, या तुम क्या करो HbF4 ले लो, अरे कुल मिलाकर ये F माइनस का सोर्स ले लो तुम, और F माइनस का सोर्स लोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, फ्लोरोबेंजीन बनेगा। और ये ध्यान रहे ये नीट में एक बार पूछ चुके हैं HbF4 वाला। तो ये सिंपल से रिएक्शन है, हालांकि नेम रिएक्शन की बात करें तो दैट इज बाश-शीमैन रिएक्शन, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, नाम वाम याद नहीं रखना इसका, ठीक। तो ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ये एरल हैलाइड के प्रिपरेशन हो गए, ठीक। एक बार तुम कॉपी से देख लेना, है ना, एनसीईआरटी से देख लेना, जैसे भी तुम कंफर्टेबल लगे एक बार देख जरूर लेना ताकि रिवीजन हो जाए, ठीक है ना। कोई भी माइनस, मैंने क्या बोला, नेम्ड रिएक्शन है इसीलिए हमने CuCl या CuBr लिखा है, यदि नेम्ड रिएक्शन नहीं होता तो हम उसकी जगह कुछ भी लिख सकते थे, सुन रहे हो ना भाई, हमने ये तो नहीं बोला कि हमें केवल कॉपर सॉल्ट लेना है, हमने तो कोई भी माइनस लिखा, ठीक है ना। तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे करते हैं, इसी में अपन क्या पढ़ते हैं, इसी में अपन को पढ़ना होता है SN1 SN2 SN रिएक्शंस। तो अब जरा आ जाओ अपन कुछ रिएक्शंस पे बात कर लेते हैं, जरा इधर एक मिनट में ये सब इरेज कर दूं, लिखने के लिए स्पेस बन जाएगा, नहीं तो हम बहुत दूर चले जाएंगे, फिर एक मिनट रुको, है ना। ओके, अभी ठीक है, हाँ ठीक। तो आ जाओ अपन नेक्स्ट बात क्या करने वाले थे, अपन रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस पे आने हैं, और केमिकल रिएक्शन पे बात करने वाले हैं। तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस में जो मैकेनिज्म पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाता है न्यूक्लियोफिलिक 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 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और इन्हीं को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, SN रिएक्शंस, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अच्छा इनमें होता क्या है, देखो होना कुछ भी नहीं, मैकेनिज्म बेस्ड यदि नहीं चलेंगे तो बस करना ये है, तुम्हें न्यूक्लियोफाइल आएगा और न्यूक्लियोफाइल से तुम्हें हेलोजन को हटा देना है बिना दिमाग लगाए, प्रोडक्ट बनाना तो इतना आसान है, और X माइनस को यहाँ से निकाल देना। कुछ काम की बातें सुनो, पहली जरूरी बात, चूंकि हेलोजन यहाँ से हटा रहे हैं इसलिए अपन इसको इन जनरल क्या बोलने वाले हैं, लिविंग ग्रुप बोलने वाले हैं, एक बात। तो लिविंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज लेकर हट जाएगा, ऐसा बोलना। और ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल तुम्हें दो टाइप का मिलेगा, या तो माइनस वाला मिलेगा या तो न्यूट्रल वाला मिलेगा। देखो न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर वाला भी तो होता है, तो तुम क्या करोगे ऑब्जेक्टिव में, NuH यदि टाइप का है तो H हटा के उस वाले रिमेनिंग पोर्शन में माइनस लगा लेना और प्रोडक्ट बना देना। ये तो है फॉर डायरेक्ट आंसर, ये डायरेक्ट आंसर के लिए है, ऑब्जेक्टिव तो तुमसे हो जाएगा ये, क्लियर है ये बात। अब रही बात मैकेनिज्म की, तो अब जरा मैकेनिज्म पे बात कर लेते हैं। मैकेनिज्म में दो टाइप होते हैं, देखो मैकेनिज्म लिखने का पहला वेरिएशन है, तुमने ये देखा अभी अभी कि लिविंग ग्रुप को हटना है, लिविंग ग्रुप का मतलब कोई ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा ये, और यदि ये लिविंग ग्रुप है इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस आएगा। और अब दो ही वेरिएशन है, या तो इसका बॉन्ड पहले ब्रेक हो जाएगा या तो इसका बॉन्ड पहले ब्रेक नहीं हो, और यदि इसका बॉन्ड पहले ब्रेक हो गया मतलब हेट्रोलाइसिस, हेट्रोलाइसिस मतलब आयन पेयर बनेंगे, मतलब डेल्टा प्लस की जगह पे पूरा प्लस आ जाएगा और डेल्टा माइनस की जगह पूरा माइनस आ जाएगा। अब इस प्लस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे
और जो प्रोडक्ट बना लेंगे वो क्या बना लेंगे, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। एक तरीका तो ये है। अभी जो ध्यान देने लायक बातें अभी करते हैं, जरा पहले इनकी बातें में सुन लो। दूसरा वेरिएशन ये है कि लिविंग ग्रुप का बॉन्ड पहले ब्रेक नहीं हो। देखो दो ही तो पॉसिबिलिटी है, या तो बॉन्ड पहले ब्रेक होगा या तो बॉन्ड पहले ब्रेक नहीं होगा, और कोई पॉसिबिलिटी कहाँ हो सकती। तो पहले वाले प्रेडिक्शन में हमने लिखा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सेकंड वाले में हम लिख रहे हैं बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक तो प्लस पे करेगा। देखो माइनस ऑलवेज रिएक्ट्स विद प्लस, लेकिन कार्बन चूंकि 5 बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए लिविंग ग्रुप का बॉन्ड उस टाइम पे हटाना पड़ेगा साइमल्टेनियसली। मतलब होगा ये कि न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड जैसे जैसे इस आर से बनने लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसको सेम टाइम पर इस लिविंग ग्रुप को हटाना पड़ेगा। मैं क्लियर बोल रहा हूं कि ये वाला बॉन्ड बनेगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन एंड रप्चरिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। और ऐसा करने पे न्यूक्लियोफाइल का चार्ज धीरे धीरे कम होगा और लिविंग ग्रुप का चार्ज धीरे धीरे बढ़ेगा। इसका मतलब एक्चुअली चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल टू लिविंग ग्रुप। फिर कुछ टाइम के बाद क्या होगा तो मैं लिख के बताऊं। कुछ टाइम के बाद होगा ये कि न्यूक्लियोफाइल कंप्लीटली अटैच हो जाएगा और यहां से लिविंग ग्रुप कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाएगा। सेकेंड प्रेडिक्शन है ये। ठीक, अब कब किस प्रेडिक्शन को क्या बोलते हैं, तो एक एक करके यही तो बात करना है मुझे। इस प्रेडिक्शन को बोलते हैं SN1 और इस प्रेडिक्शन को बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म। ठीक, अब मैं सबसे पहला बात देखो, हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये SN1 है। याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा कि यदि बॉन्ड पहले ब्रेक हो गया तो SN1। बेस्ट तरीका बताऊं, ये है बेस्ट तरीका। यदि कार्बोकैटाइन बना तो SN1, और यदि कार्बोकैटाइन नहीं बना तो SN2। आंख बंद कर सुन रहे हो, कार्बोकैटाइन बना दिख रहा है तो SN1 बोलना, नहीं दिख रहा तो SN2 बोलना। ठीक है, तो पहले SN1 SN2 क्या होता है ये जान लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट डाउट पे आते हैं, जरा इधर आओ। सबसे इंपॉर्टेंट डाउट होता है ये कि हमें कैसे मालूम चलेगा कि SN1 करना है कि SN2 करना है। ठीक, तो जरा बहुत ध्यान से सुनना। देखो हमारे सिलेबस में यदि बात करें तो जैसे मान लो एक काम करते हैं अपन, इस तरीके से लिखते हैं टर्शरी RX, सेकेंडरी RX, यही तो सबस्ट्रेट मिलेंगे, यही तो कंपाउंड मिलेगा। इसी में तुम पूछोगे कि SN1 करना है कि SN2 करना है। और लिख लेते हैं जी, जरा रुको। यदि मैं लिखूं नेक्स्ट तो जरा कुछ इंपॉर्टेंट भी हो जाए। ठीक, बाकी के लोगों का ये भी नहीं हुआ था। ये एलाइल हेलाइड हो गया। और एक लिख लेते हैं जी, जरा आ जाओ, थोड़ा इंपॉर्टेंट ही हो जाने दो आज। यहाँ पे CH2X लिख लेते हैं। ऐसे और भी लिख सकते हैं, राइट। और लिख लेते हैं जी, चलो आज पूरा डिटेल में बात कर ही लेते हैं। अलग अलग टाइप के कंपाउंड जब दिए रहेंगे, हमें कैसे मालूम चलेगा, हमें कैसे मालूम चलेगा कि SN1 होना है कि SN2 होना है। तो अब जरा ध्यान से देखना। SN1 में SN1 में हम जब कंपाउंड का रिएक्टिविटी देखते हैं तो SN1 में रिएक्टिविटी देखने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ R+, ये ध्यान रखना। स्टेबिलिटी ऑफ R+, मैंने एल्कीन में बोला था यदि तुम्हें याद हो, तो बेंजाइलिक, देन एलाइलिक, देन टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइलिक, विनाइलिक और फिनाइलिक। याद रखना, फर्स्ट का मतलब सीरियल नंबर वाला नहीं है, ये प्रायोरिटी वाला फर्स्ट है। सेकेंड, हम रिएक्टिविटी देखते हैं लिविंग ग्रुप की क्वालिटी पे। लिविंग ग्रुप जितना अच्छा रहेगा, और लिविंग ग्रुप कैसे देखते हैं, वीकर बॉन्ड बेटर लिविंग ग्रुप, अभी बात कर लेंगे। अच्छा एक बात, SN2 में रिएक्टिविटी यदि देखना हो तुम्हें, SN2 का रिएक्टिविटी यदि देखना हो तो पहला तरीका होता है कि तुम क्या देखो, तुम देखो क्राउड। क्राउड कम रहेगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी। सेकेंड क्या देखते हैं, सेकेंड देखते हैं अमाउंट ऑफ डेल्टा प्लस, अमाउंट ऑफ डेल्टा प्लस। थर्ड हम देखते हैं, देखो एक्चुअली अमाउंट ऑफ डेल्टा प्लस के बाद यदि बात करें तो एक मिनट जरा रुको, मुझे अमाउंट ऑफ डेल्टा प्लस हटाने दो। मैंने कुछ स्ट्रक्चर ऐसे भी लिखे हैं जिनमें ये बात आएगी। हम इसमें देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट देखते हैं ऐसा। फिर थर्ड देखते हैं हम डेल्टा प्लस भी देख सकते हैं, हम लिविंग ग्रुप का क्वालिटी भी देख सकते हैं, सो ऑन। अब जरा बहुत ध्यान से सुनना। SN2 में यदि हम बोल रहे हैं कि बॉन्ड पहले ब्रेक नहीं होगा तो न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक्स फ्रॉम द अपोजिट साइड, इसको हम बोलते हैं क्या, बैक साइड अटैक। और बैक साइड अटैक तब आसानी से होगा जब R पे क्राउड कम रहेगा, नंबर ऑफ एटम कम रहेंगे, तब इजीली अप्रोच कर पाएगा ये। एक बात ठीक। अच्छा, ये जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड रप्चरिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दिस इज कॉल्ड क्या, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक, इस तरीके से बोलते हैं।
अच्छा, इस ट्रांजिशन स्टेट का में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन एक बार जेई में पूछा था। इसका हाइब्रिडाइजेशन याद रखना, हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। मैं बहुत डिटेल में जाना नहीं चाह रहा अभी, तुम तो इधर आओ। टर्शरी में SN1 और SN2 में से हमें कैसे मालूम चलेगा कि हम कौन सा करेंगे? तो देखो, क्लियर इंस्ट्रक्शन है, हम SN1 करेंगे, हम SN2 कभी नहीं करते। ठीक, क्यों नहीं करते? क्योंकि टर्शरी आरएक्स में 3 एल्काइल ग्रुप रहेगा, क्राउड बहुत ज्यादा रहेगा, वेरी डिफिकल्ट बैक साइड अटैक। देखो, SN2 में कम रिएक्टिविटी का एक ही रीजन, यदि बैक साइड अटैक्स डिफिकल्ट हो जाएगा तो SN2 में रिएक्टिविटी कम हो जाएगा, ये ध्यान रखना। मुझे नहीं समझाना, तुम तो ये ध्यान रखो कि टर्शरी आरएक्स में हम तो केवल SN1 करेंगे, दैट्स इट, खत्म बात, मुझे नहीं समझा। सेकेंडरी आरएक्स में भी बात करेंगे तो SN1 SN2 के चांसेस बिल्कुल बराबर हैं, नियरली इक्वल। ठीक, तो अभी इसमें डाउट है, इसको डाउट रहने दो, इसको मार्क कर लेते हैं, अलग से भी एक्सप्लेन कर लेंगे कि ये तो बराबर लिखा है, हमें नहीं मालूम चलेगा। पहले प्राइमरी पे आओ। प्राइमरी में SN1 और SN2 में से हम कौन सा कराएंगे? तो क्लियरली ध्यान से सुन लो, हम SN1 नहीं कराते हैं प्राइमरी में, क्योंकि बनने वाला कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल बनेगा, लेस स्टेबल बनेगा, इसलिए हम कभी भी SN1 नहीं कराते। हम क्या कराएंगे? SN2। देखो, यदि ना लिखा हो तो एक पेज पे क्लियरली लिख लेना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे SN1 SN2 के। CH3X में SN1 और SN2 में से कौन सा कराएंगे? हम कराते हैं SN2 कराते हैं, SN1 कभी नहीं कराते। क्यों? सेम रीजन, भाई प्राइमरी कार्बोकेटाइन से तो और ज्यादा अनस्टेबल हुआ ना CH3 वाला कार्बोकेटाइन। ठीक, तो जरा ध्यान से देख लो। ठीक, सारे स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर लिखे हुए हैं कि प्राइमरी में क्या करेंगे, सेकेंडरी में क्या करेंगे, टर्शियरी में क्या करेंगे और CH3 में क्या करेंगे। अच्छा, एक बात और सुनो, जरा मेरी बात सुनना, जरा इस पे आओ। सेकेंडरी का डाउट, पहले सेकेंडरी का डाउट क्लियर कर दूं मैं। सेकेंडरी का डाउट हमें कैसे मालूम चलेगा? तो हमें हमें देखना पड़ेगा सॉल्वेंट का टाइप, कब SN1 करते हो कब SN2 करते हैं, जरा ध्यान से सुनो। यदि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रहा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, अब तुम बोलोगे ये क्या है, पहले भी बोला हूं मैं, ऐसा सॉल्वेंट जिसमें इस टाइप का H प्रेजेंट रहे, इसको बोलते हैं एसिडिक H, एक्टिव H। एनी एटम रिएजेंट, एनी सॉल्वेंट इन विच H इज डायरेक्टली अटैच्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एक दो एग्जांपल बोल लो तो चलो, सबसे अच्छा एग्जांपल H2, एल्कोहल, एसिड, फिनॉल, प्राइमरी अमीन, अमोनिया, कुछ भी लिख सकते हो। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने सिलेबस में कितने? 3 ही तो है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से H जुड़ा है तो समझ जाना दैट इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, उसमें आंख बंद करके सेकेंडरी में SN1 कर देना। और SN2 में क्या करना है? SN2 में इसके अलावा कुछ भी रहे, क्या करोगे? इसके अलावा कुछ भी रहे, कुछ भी लिखा जाए, क्या करना? SN2 करना। अब कुछ भी का मतलब दुनिया में हजार नाम होते होंगे, कब तक लिखोगे तुम? यदि कॉपी से पढ़ोगे या बुक से पढ़ोगे, तुम्हें यहाँ पे लिखा मिलेगा इनर्ट सॉल्वेंट। इनको बोलते हैं क्या? इनर्ट सॉल्वेंट। इनर्ट सॉल्वेंट में या तो नॉन पोलर रहेगा, पोलर एप्रोटिक रहेगा, मैं उन सब बातों पे नहीं जाना चाह रहा। तुम तो फाइनली ये रिकॉल करो, क्या तुम्हें मालूम चल जाएगा कि कब SN1 करते हैं, कब SN2? CH3 में SN1 करते हैं, टर्शरी में SN1 करते हैं। ठीक, टर्शरी में SN1 करते हैं, सेकेंडरी में क्या करते हैं? वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। प्राइमरी में क्या करते हैं? SN2। CH3X में क्या करते हैं? SN2। ठीक है ना, क्लियर है ये बात? तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब जरा थोड़े डिफिकल्ट बात पे आ जाते हैं, ये थोड़ा एक लेवल ऊपर चला जाएगा लेकिन ठीक है। देखो, इसमें SN1 और SN2 दोनों करा जा सकता है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन SN1 हाँ हम कर सकते हैं, लेकिन SN2 इसमें गुड होता है। और देखो, यस से बेटर होता है गुड, मतलब एलाइलिक हैलाइड में प्रॉब्लम ये है, देखो मैं बताऊं तुम्हें, पूरा एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा गुड होने का रीजन। ये ट्रांजिशन स्टेट जब बनता है ना, वो कॉन्जुगेशन को बढ़ाता है, रेजोनेंस को बढ़ाता है, क्योंकि उसका ट्रांजिशन स्टेट का, हमने कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बोला था sp2, और इसमें sp2 मतलब एक डबल शेप पी रहेगा वैकेंट। ये डबल शेप पी पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में आता है, इसलिए टीएस बहुत स्टेबल बनता है, और यदि टीएस का स्टेबल बन रहा हो तो SN2 फेवरेबल होता है। मुझे नहीं समझाना, मुझे तो बताना है बस, एलाइलिक और बेंजाइलिक दोनों में कॉन्जुगेशन आएगा, इसलिए यदि एलाइलिक या बेंजाइलिक आ जाए तो SN1 करोगे कि SN2? SN2 करोगे, क्योंकि यस से बेटर होता है गुड। ठीक है ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक,
बाकी फिर डिटेल वाली बातें हैं, आगे डिटेल पे नहीं जाना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेजोनेंस यहाँ पे भी है, यहाँ पे SN1 नहीं करते, यहाँ पर SN2 वेरी गुड होता है, वेरी गुड SN2। ठीक, यहाँ पे गुड क्या है, गुड SN2 है भैया, नहीं तो कुछ और समझ लो। ये SN1, ये क्रॉस क्या है, SN1 क्रॉस है, SN2 करते हैं। अब यहाँ पे SN2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो, पहली बात ये EWG होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस बहुत ज्यादा रहेगा। एक बात, यहाँ पे जो TS बनेगा, TS कॉन्जुगेशन में आएगा, TS का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तीसरी बात, ये प्राइमरी है, प्राइमरी है तो क्राउड भी कम है, तो हर फैक्टर जो है फेवरेबल है, इसलिए जो है ये SN1 नहीं करता, ये SN2 के लिए फेवरेबल है। तो मैंने सारी चीजें बोल दी। देखो SN1 SN2 में तुम्हें ध्यान क्या रखना पड़ेगा, तुम्हें बस ध्यान ये रखना है, यदि तुम्हारे पास ना लिखा हो तो ये प्लीज कॉपी पे या पेज पे कहीं लिख लेना, ठीक है ना। वैसे मेरे वाले बैचेज में तो लिखा हुआ है। ठीक, टर्शरी में SN1 करते हैं, SN2 नहीं करते। सेकेंडरी में सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। ठीक, अभी पहले ये सुन लो क्या कौन सा स्ट्रक्चर क्या करता है। प्राइमरी में SN1 नहीं करते, SN2 करते हैं। CH3X में SN2 करते हैं, SN1 नहीं करते। एलाइलिक बेंजाइलिक के थोड़े डिफिकल्ट, थोड़े एक अच्छे क्वेश्चन के लिए हैं। ठीक, तो SN2 फेवरेबल है इन सब के लिए। क्लियर। अब जो ध्यान देने लायक बातें हैं, जरा SN1 SN2 में फिर से कुछ बातें और जुड़े। SN1 में चूंकि कार्बोकेटाइन बना है, ये प्लेनर होता है, और कार्बोकेटाइन प्लेनर पे जब भी कोई अटैक करता है, इसमें जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो बनाते हैं रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर का मतलब है कि 50% क्या बनेगा, D, और 50% क्या बनेगा, L। ध्यान से सुन लेना, मैं ये बोल रहा हूं कि दो प्रोडक्ट बनते हैं SN1 में, एक प्रोडक्ट नहीं बनता है। ठीक, दो प्रोडक्ट बनने का मतलब आधा बनेगा D और आधा बनेगा L। हालांकि देखो, प्रैक्टिकली यदि बात करें तो एम्स में एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि 100% रेसमाइजेशन नहीं होता। होता ये कि कार्बोकेटाइन बनने से पहले भी कुछ कॉलिजन्स हो जाते हैं, इसलिए इन्वर्जन वाला पार्ट रिटेंशन वाले पार्ट से थोड़ा सा ज्यादा बनता है, क्योंकि अपोजिट साइड से थोड़े अटैक हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा पढ़ के करना है ना। देखो, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसलिए प्लेनर बोल रहे हैं। sp2 वाला जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है ना। अच्छा, एक बात, दूसरी बात कि SN1 में काम की बात तो बताना भूल ही गया, SN1 में रीअरेंजमेंट होता है, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट ऑलवेज फॉर मोर स्टेबिलिटी। जरा SN2 में सुनो, SN2 में होता है वॉल्डन इन्वर्जन, वॉल्डन इन्वर्जन होता है। वॉल्डन साइंटिस्ट का नाम है। इन्वर्जन का मतलब होता है कि R यदि लिया है तुमने तो R से क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट में बन जाएगा S, और यदि S लिया है तुमने तो प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा R। लेकिन बहुत ध्यान सुन लेना, SN2 में SN2 में केवल एक प्रोडक्ट बनता है, या तो R बनेगा या तो S बनेगा। अब ये डिपेंड करता है स्टार्टिंग मटेरियल तुमने क्या लिया। यदि तुमने स्टार्टिंग मटेरियल R लिया तो प्रोडक्ट केवल एक बनेगा, वो S। और यदि तुमने स्टार्टिंग मटेरियल S लिया है तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, केवल एक R बनेगा। ठीक, महक गुप्ता तुम पूछ रहे हो कि एलाइलिक बेंजाइलिक SN1 करेंगे कि SN2, दोनों। बोला ना, दोनों करेंगे। लेकिन यदि कंपैरिजन आएगा तो SN2 ज्यादा अच्छा करेंगे वो SN1 के कंपैरिजन में। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, चलो ठीक है। नेहू हाउ प्लेनर, प्लेनर का मतलब sp2 बोला ना, हाइब्रिडाइजेशन से प्लेनर देखते हैं। तो अब जरा आ जाओ, अपन इसके केमिकल रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। ये SN1 SN2 देखो, थ्योरी बहुत ज्यादा होता है, पूरा तो हम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हाँ बहुत काम की चीज अपन ने बोल दी। अब जरा बहुत ध्यान से सुनो। अब जब तुम रिएक्शंस लिखोगे ना, तो रिएक्शंस में एल्काइल हैलाइड ऐसा लिखेगा तुम्हें, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। ठीक, इसका रिएक्शन हम जब लिखेंगे तब, इसका रिएक्शन लिखेंगे तो जरा एक मिनट रुको, मैं यहाँ से, एक मिनट रुकना, मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँ। ठीक है ना, मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँ पहले, सीधा सीधा, नहीं तो लाइन में से सीधा नहीं बनता। एक मिनट रुको भैया, हाँ अब ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, ये जो RX है ना, RX का रिएक्शन मैं किसी भी न्यूक्लियोफाइल से क्यों ना कराऊं। अब न्यूक्लियोफाइल कैसा रहेगा, सपोज मान लो यहाँ पे मैंने OH माइनस लिखा, तो प्रोडक्ट तुम बोलते चलो, क्या करना है, बस तुम्हें ये लीविंग ग्रुप हटाना है और ROH प्रोडक्ट बनाना है। फिर यदि मैंने यहाँ पे R डैश O माइनस लिखा तो प्रोडक्ट क्या बनाओगे, RO R डैश बनाओगे। यदि यहाँ पे मैंने CN माइनस ले लिया तो क्या बनाओगे, RCN बनाओगे। यदि मैंने यहाँ पे NO2 माइनस लिया तो RNO2 बनाना। यदि मैंने यहाँ पे RCO माइनस ले लिया तो RCOR बनाना। यदि यहाँ पे मैंने NH2 माइनस ले लिया तो RNH2 बनाना।
यदि मैंने यहाँ पे R माइनस ले लिया तो RR बनाना, यदि मैंने यहाँ पे H माइनस ले लिया तो क्या बनाओगे, RH बनाओगे। तो ये सारे प्रोडक्ट लिखना कितना आसान, देखो इनके इनके प्रोडक्ट में कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। ऐसे तुम और भी माइनस के रिएक्शन लिख सकते हो। ठीक, थोड़ा और अच्छी बातें करें तो जरा प्रोडक्ट बनाने के ये तरीके देखो, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस। यदि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा होता H2O, मैंने लिखा होता H2, अब तो माइनस नहीं दिख रहा। तब ये ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने पहले भी बोला था कि यदि इस टाइप का न्यूक्लियोफाइल आएगा तो तुम क्या करोगे, तुम ये H हटा लेना। क्या हटाओगे, क्या हटाओगे, H हटाओगे, और H हटाओगे तो रिमेनिंग पे माइनस लगेगा ऐसा। तो जरा OH का माइनस क्या बनेगा, तो यदि H2 लिखा रहेगा तो हम OH माइनस लिखेंगे और प्रोडक्ट में क्या बना के आने वाले, ROH। तो जरा इस बात की प्रैक्टिस कर लेना तुम, कि जैसे सपोज मान लो मैंने यहाँ पे R डैश OH लिखा होता तो प्रोडक्ट में क्या बनाते, क्या लगाते, OR डैश लगाते। भाई इस माइनस वाला पार्ट ही तो ढूंढना है। मान लो मैंने यहाँ पे NH3 लिखा होता तो क्या बनाते, RNH2। यदि मैंने यहाँ पे R डैश NH2 लिखा होता तो क्या लगाते, H हटाते, और H हटाते तो क्या लगता, R लगता, सेकेंडरी अमीन बनता। यदि यहाँ पे तुमने R2NH लिखा होता तो क्या बनाते, टर्शियरी अमीन बनाते। ठीक, तो इस तरीके से तुम कुछ भी लिख सकते हो, राइट। यहाँ पे तुम कुछ भी लिख सकते हो। क्या करना होता है जरा सोच लो आराम से, नहीं तो बाद में बोलो कि ये नहीं हुआ। माइनस रहेगा तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है ना। और यदि लोन पेयर वाला रहा तो तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा। अब छोटी छोटी बातें हैं, यदि तुमने पहले पढ़ा हो तो जरा ध्यान से देखो। जब KCN होता है तो KCN को हम क्या करते हैं, KCN को बॉन्ड ब्रेक करते हैं, माइनस और ऐसा बना लेते हैं ऐसा, ये इंपॉर्टेंट है। जबकि AgCN होता है तो AgCN को डिसोसिएट नहीं करते, तो अटैक कौन करेगा, अटैक करेगा लोन पेयर। मतलब AgCN से बनाते हैं आइसोसाइनाइड, प्रोडक्ट बनेगा RNC। और जबकि KCN रहेगा तो KCN से प्रोडक्ट बनेगा RCN। ये ध्यान रख लेना। ऐसे बहुत सारे होते हैं, KNO2 AgNO2 वाला भी आता है, नाइट्राइट और नाइट्रो कंपाउंड बनाता है। भाई वीडियो बंद करो सारे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। फिर इसके बाद देखो SN रिएक्शन में यदि बात करें तो एक और टर्म आता है इनरल हैलाइड, और प्रोडक्ट बनाना सीखो। फिर हम लिस्ट से रिवाइज कराते हैं और ये टॉपिक कंप्लीट बोलते हैं। एरल हैलाइड का मतलब हेलोजन डायरेक्टली अटैच रहेगा बेंजीन रिंग से ऐसा। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे डेल्टा प्लस तो इसी कार्बन पे रहेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो यही है। तो अब यदि इसका रिएक्शन तुम किसी न्यूक्लियोफाइल से कराओगे तो न्यूक्लियोफाइल आएगा इसी कार्बन पे। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये होता बड़ा डिफिकल्टी से, ठीक। ये कैसा, ये रेयर है, ये रेयर है, हमेशा नहीं करते। ये केवल जो मैं बोल रहा हूँ केवल 2 केसेस में करते हैं। लेकिन करना क्या है पहले ये तो सुन लो। करना बिल्कुल आसान है, करना तुम्हें कुछ नहीं है। प्रोडक्ट तो तुम ऐसे ही बनाना कि एक्स हटाना और न्यूक्लियोफाइल लगा देना। लेकिन ऐसा देखो, जिनको स्क्रीन का प्रॉब्लम आ रहा है वो नेटवर्क का इश्यू होता है ना, थोड़ा अपने यहाँ नेटवर्क देखो, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। ये रेयर होता है। रेयर कब होता है, तो मेरी बात सुनो, जब हाई टेम्परेचर रहे तब। हाई टेम्परेचर मतलब ऐसे ऐसे भी लिखा रहेगा ना तो भी काम चल जाएगा, टेम्परेचर का कोई वैल्यू नहीं होता। हाई टेम्परेचर रहेगा तब, लेकिन क्वेश्चन बनते हैं इससे, व्हेन व्हेन क्या रहे, EWG इज प्रेजेंट। EWG कैसा रहे, प्रेजेंट रहे, लेकिन कहाँ पे, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन के ऑर्थो पैरा पे EWG रहेगा तो कराना। एक बात, ये है कौन सा, कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा तो SN2 है, क्योंकि एरोमेटिक है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ArSN2 रिएक्शन बोलते हैं, ठीक। तो ये ध्यान रख लेना, थोड़ा रिवाइज रिकॉल कर लेना। बेंजीन रिंग से अटैच्ड लीविंग ग्रुप को कब हटा पाओगे, केवल तब हटाना जब टेम्परेचर लिखा हो, या केवल तब हटाना जब ऑर्थो और पैरा पे EWG लिखा हो। तुम एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी में इसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो जरा हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड पे आ जाएं। तो हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में ये तो सारा डिलीट हो गया है, ठीक। तो हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम सारी रिएक्शन लिख लेते हैं। अब यदि प्रिपरेशन में यदि अपन बात करें तो प्रिपरेशन में जरा यहाँ देखो, मैकेनिज्म पे बात करें तो यहाँ पे प्रिपरेशन में देखो अपन ने सारे कंप्लीट कर लिए हैं क्या। प्रिपरेशन में यहाँ पे
ये HX का एडिशन हो गया, यहाँ पे PX5 हो गया है, यहाँ पे Cl लग जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, ये एक बोरोडीन हंसरीकर और रह गया। जरा इस रिएक्शन पे आना। देखो एक रिएक्शन और होता है प्रिपरेशन में, बोरोडीन हंसरीकर। बोरोडीन हंसरीकर में पहली जरूरी बात, अपने सिलेबस में तो ये RBR बनाने के लिए होता है, और पहचानते कैसे हैं, सिल्वर सॉल्ट लिया जाता है, Br2 को CCl4 के साथ हीट करते हैं, और जब ऐसा करते हैं तो होगा क्या, होगा कुछ नहीं, बस पहचानना पड़ेगा तुम्हें। पहले पहचानोगे कैसे, ये सुनो। Br2CCl4 यदि सिल्वर सॉल्ट के साथ कभी भी दिख जाए तो समझ जाना ये बोरोडीन हंसरीकर है, और ये किसी और, देखो सिल्वर सॉल्ट पूरे सिलेबस में और किसी रिएक्शन में आता ही नहीं है, तो तुम्हें आंख बंद करके क्या करना पड़ेगा, तुम्हें RBR बनाना पड़ेगा, बस ये ध्यान रख लेना तुम, ठीक है ना। तो इस तरीके से करते हैं। डिकार्बोक्सिलेशन का हेलोजन कंटेनिंग से कोई लेना देना नहीं है भाई, है ना, तो ये ध्यान रखना, ठीक। अब यदि अपन बात करें तो ये SN1 SN2 हो गया। अच्छा एक बात और, एरल हलाइड की कुछ रिएक्शंस में, एक रिएक्शन और तुम्हें बताते हैं, जरा रुको। एरल हलाइड के रिएक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट आता है DDT का प्रिपरेशन। DDT का प्रिपरेशन हालांकि तुम्हारे, देखना तुम्हारे जो PDF मिला हुआ है उसमें है, यहाँ पे ये वाला जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड कहलाता है क्लोरल, और क्लोरोबेंजीन चूंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, अभी बात कर लेंगे, जरा रुको इस बात में। यहाँ पर यदि ऐसा लिखेंगे, ये क्लोरोबेंजीन है, और क्लोरोबेंजीन में यहाँ पर H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करते हैं, और करना ये होता है कि यहाँ पर H2 निकालना होता है, चूंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है इसलिए। और यदि ऐसा करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो CCl3, और यहाँ पे CH, और ये बेंजीन रिंग से जुड़ेगा, और ये बेंजीन रिंग से जुड़ेगा तो बनता है ऐसा। देखना PDF में डिजाइन बना हुआ है, स्ट्रक्चर है, और ये नीट में आ चुका है ये। यदि तुम एक्सरसाइज 4 देखोगे तो एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 1 यही है, हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड। इसका नाम क्या बोलेंगे, इसका नाम बोलते हैं, ये डाइक्लोरो है, ये डाइफिनाइल है तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ये ट्राइक्लोरो है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, DDT। और DDT तुम बायो में भी पढ़ते हो, ठीक। ये इंसेक्टिसाइड होता है, और इंसेक्टिसाइड में करते क्या है, पहले ये यूज होता था एक्चुअली, अपने इंडिया में तो आज भी यूज होता है, लेकिन US में ये बैन है। तो मैं NCERT के लास्ट में जो कॉलम दिया है ना, एक पैराग्राफ पूरा लिखा हुआ है, तुम जरूर रीड करना वो, कि इसका इन्वेंशन कब हुआ था, ये US में कब बैन हो गया था, लेकिन और इसका जो फर्स्ट इम्पैक्ट था, ये फिशेज में देखा गया था पहले, लेकिन US में तब बैन हो गया, लेकिन इंडिया में अभी भी चलता है ये, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। और कुछ बातों पे नहीं जाना चाहते हैं ना, कि ये कब डिस्कवर हुआ था, इसका कंसंट्रेशन कितने पे पॉइजनस होता है, उन सब से कोई लेना देना नहीं होता है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, वो बायो वाली बातें मैं वो नहीं करना चाहता, ठीक। तो ये हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड का थ्योरी हो गया पूरा, ठीक। फिर इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद हम आते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स पे आए, और जब हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स पे आते हैं तो कार्बोनाइल कंपाउंड में, सर विच अंडरगोज SN1 1 किलो, अरे इंडिविजुअल डाउट नहीं, इंडिविजुअल डाउट व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो ना, फरमाइशों का दौर नहीं है भाई ना, वो अलग से पूछ लेना तुम। तो ये हेलोजन कंटेनिंग है, मैं 1 मिनट रुक जा रहा हूँ, ठीक है ना, तुम एक बार देख लो, ठीक। मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रहा हूँ, तुम एक बार देख लो, 1 मिनट के लिए रुक रहे, नहीं तो अपन 1 मिनट, इसमें कुछ इशू भी है, मैं जरा 1 मिनट, ये एलिमिनेट कैसे हो गया है, एक मिनट देख लो, सारे डाउट मैं बताता हूँ अभी। 1 मिनट रुको ना, मैं वो फाइल वापस से लेके आता हूँ, उसमें कुछ एलिमिनेट हो गया।
हाँ, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुकना है ना। ये मेरा नंबर है ना। 1 मिनट आउट देख लो, मैं 1 मिनट ना वो फाइल वापस से लेके आऊँ, उस फाइल में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, ARSC पोलर प्रोटिक वाला बता दीजिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। चलो अपन आगे उसी में लिख के बात कर लेते हैं, वापस से शेयर करने दो। हाँ, तो पोलर प्रोटिक का मतलब होता है वही H अटैच्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो फिर चलो आ जाओ अपन ऑक्सीजन कंटेनिंग स्टार्ट करते हैं। और ऑक्सीजन कंटेनिंग में फ्रियॉन्स, फ्रियॉन्स एक बार एनसीईआरटी से रीडिंग लगा लेना है ना, फ्लोरोक्लोरोकार्बन्स। फ्रियॉन जो है बिल्कुल लास्ट में जहाँ डीडीटी लिखा रहेगा ना हेलोजन कंटेनिंग के लास्ट में, एनसीईआरटी में पूरा एक पैराग्राफ दिया है, तो उसका रीडिंग तुम लगा लेना ना। और जिनको भी कोई बोल रहे हैं टेलीग्राम ज्वाइन करना है, तो एक काम करना, मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैंने नंबर दे दिया है ना, उस पर व्हाट्सएप करना, मैं लिंक सेंड कर दूंगा। एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, एक जरा एक बार देख लेना। एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, अब जरा ध्यान से सुन लेना एक बात है ना, बहुत ध्यान सुनो। देखो ये रिएजेंट पहले ही बोल चुका हूं मैं, एक्वस एल्कली यदि रहेगा, एक्वस एल्कली रहेगा तो इसमें सब्स्टिट्यूशन करना, और यदि एल्कोहलिक एल्कली रहेगा तो इसमें तुम क्या करना, एलिमिनेशन करना। ठीक, एक बात फिर और ध्यान से सुन लो, टर्शरी आरएक्स, टर्शरी आरएक्स, टर्शरी आरएक्स का मतलब टर्शरी एल्काइल हैलाइड, टर्शरी एल्काइल हैलाइड रहे और उसके सामने आता हो कौन, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब नेगेटिवली चार्ज, जैसे मैं लिखूं आर माइनस, ये एक एग्जांपल हुआ है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एलिमिनेशन करना है, हमें एलिमिनेशन करना है। देखो एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं है मेरे पास, तुम तो ध्यान से सुनो। और यदि यहाँ पे वीक बेस आता है, वीक बेस आता है, जैसे मैं एग्जांपल लिखूं आर ओ एच, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। ठीक, नहीं फाइल है अपने पास, लेकिन वो इसमें से एक्चुअली वो डिलीट कर रहे थे ना उस टाइम पे, सेलेक्ट होकर वो डिलीट हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से चलो आ जाओ। तो फिर एक काम करते हैं, अपन एल्कोहल्स वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एल्कोहल ईथर फिनॉल। ठीक, एल्कोहल ईथर फिनॉल में ऐसे में दोनों पे ईडब्ल्यूजी चाहिए या एक पर भी चलेगा। एआरएससी में रिएक्टिविटी बढ़ता जाएगा, एक ईडब्ल्यूजी रहेगा तो रिएक्टिविटी थोड़ा बढ़ेगा, दो ईडब्ल्यूजी रहेगा तो दो ज्यादा रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा, वो एआरएससी नहीं है, वो एआरएसएन है ना। चलो 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 आ जाओ, हमें नेक्स्ट बात करने दो, रिवाइज करना बाकी, एक बार हेलो फॉर्म पूरा तो बता दिया हूँ। यदि एल्कोहल्स पे बात करें तो पहली जरूरी बात, क्लासिफिकेशन में प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, इस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। और बोलने का तरीका यही रहेगा कि यदि प्राइमरी कार्बन पे OH है तो प्राइमरी अल्कोहल, ये प्राइमरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन पे, सेकेंडरी कार्बन पे यदि OH रहेगा सेकेंडरी अल्कोहल। और यदि टर्शरी कार्बन पे OH रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, टर्शरी अल्कोहल हो जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। फिर इसके जनरल फॉर्मूला में बात करें तो CnH2n+1 OH, तो ये अल्कोहल है। ठीक है ना, ये क्लियर है। लेकिन जब इसको CnH2n+2O लिखते हैं तब ये अल्कोहल भी होता है और ये ईथर भी होता है, थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पर मिनिमम कार्बन अल्कोहल के लिए कितना होता है, 1 कार्बन, लेकिन ईथर के लिए मिनिमम कार्बन कितना रिक्वायर्ड होता है, 2। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है ना, कि ईथर और अल्कोहल में क्लासिफिकेशन हो गया। जब हम प्रिपरेशन पर आते हैं अल्कोहल की, तो प्रिपरेशन में जरा ध्यान से सुनो। प्रिपरेशन किसका लिख रहे हैं हम, एल्कोहल्स का लिख रहे हैं, फिर हम एल्कोहल ऑफ ईथर और फिनॉल का भी लिखेंगे। एल्कोहल्स के प्रिपरेशन में फर्स्ट प्रिपरेशन था एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ वाटर।
एडिशन ऑफ वाटर किस पे करते थे, एल्कीन पे, और एल्कीन पे वाटर एडिशन करोगे तो होगा क्या, एल्कीन पे वाटर एडिशन करोगे तो यहाँ पर OH आ जाएगा ना ऐसे, ठीक, एल्कोहल बनेगा। बहुत ध्यान से सुनना ये बात। रिएजेंट होते हैं 4, डाइल्यूट एसिड, एक रिएजेंट होता है बोरॉन वाला जिसको हमने HBO प्रोसेस बोला था, याद है ना। फर्स्ट होता है क्या इसमें BH3, फिर इसमें सेकंड क्या होता है एल्कलाइन H2O2, एल्कलाइन H2O2, फिर इसमें नेक्स्ट क्या होता है OMDM, ये सब एल्कीन में पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है मर्करी वाला, पूरा लिखने में मुझे इंटरेस्ट नहीं, ठीक। ऐसा ही एक होता है Hg2+, इसको क्या लिखते हैं Hg2+H+, मतलब कुल मिला के मर्क्यूरिक हो सकता है। मर्क्यूरिक मतलब वो फिर HgSO4 हो सकता है, वो फिर क्या हो सकता है मर्क्यूरिक एसिटेट हो सकता है, कोई भी। इनमें ध्यान रखने लायक बात क्या है, ध्यान रखने लायक बात यह है कि डाइल्यूट एसिड में मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है, रीअरेंजमेंट होता है। HBO में क्या करते थे जल्दी बताओ, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है और रीअरेंजमेंट नहीं होता। मैं रिकॉल करा रहा हूं, मैं समझा नहीं रहा हूं। OMDM में क्या होता है मार्कोनिक, इन दोनों में क्या होता है मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है और रीअरेंजमेंट नहीं होता। तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। रिएजेंट डाइल्यूट एसिड का मतलब जैसे हम बोले डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 लिखा है तो क्या करोगे, डाइल्यूट एसिड मान लेना, मार्कोनिक ऑफ एडिशन करना और रीअरेंजमेंट करना। HBO मतलब बोरॉन वाला कोई भी रिएजेंट दिखे तुम्हें क्या करना है, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन करना और रीअरेंजमेंट मत करना। मरकरी वाला कोई भी रिएजेंट दिखे तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मार्कोनिक ऑफ एडिशन करना है और रीअरेंजमेंट नहीं करना, ठीक। एक प्रिपरेशन तो ये है। सेकेंड प्रिपरेशन होता है जो अभी अभी अपन बोल रहे थे RX का रिएक्शन, RX का रिएक्शन एक्वस KOH से कराओ तो क्या होगा, SN रिएक्शन होगा, और SN रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा ROH। अरे SN1 SN2 अभी नहीं पढ़ रहे थे, इसी को क्या बोलते हैं, अच्छा सुनना, इसी को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस, इसी को हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद और प्रिपरेशन में यदि बात करें तो एल्कोहल के प्रिपरेशन में जरा ये देखना, RMGX का रिएक्शन, RMGX का रिएक्शन मतलब R माइनस का रिएक्शन जब तुम SCHO से कराते हो तो ये मैंने एल्काइन में बताया था तुम्हें, इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोलते हैं। तो यहाँ डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, तो ये माइनस क्या करेगा, ये माइनस इस प्लस पर अटैक करेगा, बॉन्ड बनेगा और ये वाला बॉन्ड हटाना पड़ेगा। और यदि हम ऐसा लिखेंगे तो ये R उस कार्बन पे जुड़ा जिसपे यहाँ पे क्या है O माइनस बना। अब यदि तुम यहाँ पे एक और स्टेप में ये H प्लस यही लिख देता हूँ, एक और स्टेप में तुम्हें H2 देना पड़ेगा, तब जाके ये H प्लस कहाँ से आएगा, फ्रॉम H2, तब जाके बनेगा क्या एल्कोहल। और एल्कोहल देखोगे तो क्या है प्राइमरी एल्कोहल। अब इसी मैकेनिज्म में यदि मैंने यहाँ पे कोई दूसरा एल्डिहाइड लिया होता तो यहाँ पे क्या बनता, सेकेंडरी एल्कोहल बनता। यदि मैंने यहाँ पे कीटोन लिया होता R डैश CO डबल R डबल डैश, मैकेनिज्म ऊपर लिखा है, तो यहाँ पे बनता टर्शरी एल्कोहल। ये ध्यान रखना, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ये टर्शरी एल्कोहल का प्रिपरेशन विद कीटोन वेरी इंपॉर्टेंट। तो सही तरीका ये है कि तुम्हें याद कर लेना चाहिए ये कि कीटोन और RMGX के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, टर्शरी एल्कोहल बनता है, ठीक। फिर बड़े इंपॉर्टेंट पर आए, ये देखो अगला प्रिपरेशन हम लिख रहे हैं रिडक्शन। अब रिडक्शन किसी का भी, रिडक्शन ये एसिड का हो सकता है, रिडक्शन यहाँ पे एसिड क्लोराइड का हो सकता है, रिडक्शन यहाँ पे ईस्टर का हो सकता है, रिडक्शन यहाँ पे एनहाइड्राइड का हो सकता है, बहुत ध्यान सुनना, बहुत कवर कर रहा हूँ बहुत सारा। रिडक्शन यहाँ पे एल्डिहाइड का हो सकता है, रिडक्शन यहाँ पे कीटोन का हो सकता है, ठीक। अब इन सब में से किसी का भी रिडक्शन यदि तुमने, इसको भी इंक्लूड कर लो, यदि तुमने LiLH4 से कराया, LiLH4 मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है और ये क्या करता है, ये एल्कोहल तक बनाता है। ये ध्यान से सुन लेना, LiLH4 कैन नॉट रिड्यूस एल्कोहल्स बिकॉज acid base reaction takes place. तो LiLH4 is a very 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 strong reducing agent, can reduce anything, any compound into alcohols, लेकिन ये ध्यान रखना। अच्छा कुछ बातें ध्यान रखना, कीटोन में मैंने अल्कोहल वैसा वाला क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कीटोन में प्राइमरी अल्कोहल नहीं बनता, कीटोन में जो बनेगा वो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, क्योंकि इसमें दो एल्काइल ग्रुप है एक। इसमें ध्यान देने लायक बातें कुछ ध्यान से सुनो, एमाइड के रिडक्शन से कभी अल्कोहल नहीं बनाना, इसका यदि तुमने रिडक्शन कराया तो हमेशा क्या बनाना, प्राइमरी एमीन बनाना, हमेशा प्राइमरी एमीन बनता है, ठीक। इसमें कभी भी क्या नहीं बनाना, अल्कोहल नहीं बनाना। फिर नई बात सुनो जरा, ये नीट में हुआ क्वेश्चन है, ध्यान सुनना।
जैसे मैंने RCOCl लिखा, ये Cl होता है लीविंग ग्रुप। यहाँ पे तुम्हें मिलेगा ऐसा एक रिएजेंट लिखा हुआ डाइबल H, डाइबल H लिखा हुआ मिलेगा, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये रिएजेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन केवल वन टाइम रिडक्शन कर पाता है, वन टाइम रिडक्शन कर पाता है। इसका मतलब केवल लीविंग ग्रुप को हटा के हमें केवल H लगाना पड़ेगा और जो बनेगा वो एल्डिहाइड बनेगा। तो ये रिडक्शन की बातें होंगी रिडक्शन में, ठीक है ना। देखो NaBH4 बहुत वीक होता है, विवान आहूजा, NaBH4 वेरी वीक रिड्यूसिंग एजेंट, LiLH4 कंपैरेटिवली वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। ठीक, तो ये रिडक्शन हुआ। ठीक, तो नेक्स्ट सन पे मिलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एल्कोहल हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा, ईथर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और कार्बोनाइल कंपाउंड भी करने की कोशिश करेंगे अपन, ठीक, ताकि फिर लास्ट टर्न पे केवल एसिड और एमीन बचे। ठीक, तो हालांकि मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं भेज दूंगा, ये सेंड कर दूंगा, है ना। अभी मिलेंगे नेक्स्ट टर्न पे तो करेंगे बहुत सारी बातें, ये बोल दी। मेरा नंबर मैं दे रहा हूँ, अब जरा एक मिनट रुको, कोई मैसेज मत करो, एक मिनट रुको, मैं नंबर टाइप कर दूं। हाँ, एक मिनट रुको। देखो मैंने सबको अपना नंबर सेंड कर दिया है, कुछ लोग नून है, कुछ लोग अननून है, कुछ लोग मेरे बैच के ही हैं। अब जरा मेरी बात सुनना। पहली बात, जो लोग टेलीग्राम ग्रुप की बात कर रहे हैं वो ऑफिशियल नहीं है, वो मेरा पर्सनल ग्रुप है जिसमें मेरे बैचेस के स्टूडेंट्स हैं। यदि हाँ लेकिन ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा, लेकिन वो ऑफिशियल नहीं। ठीक, चलो ठीक है, बाय बाय, है ना।